नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। 3 टिकट महाविकट, कहावत पुरानी है पर बीजेपी की आधुनिक सियासत पर 100% सच है। ये 3 टिकट बीजेपी के लिए मानो राष्ट्रीय समस्या की शक्ल ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी की सीटों पर ऐसा पेच फंसा है कि पार्टी कोई फैसला ही नहीं कर पा रही है। आज दिन भर बीजेपी सीसी की मीटिंग में कई नाम फाइनल हुए, लेकिन जिन सीटों का बेसब्री से इंतजार था उन पर अभी भी सस्पेंस के बादल मंडरा रहे हैं। एक सीट से 2 दिग्गजों की किस्मत जुड़ी है, यानी मोदी वाराणसी गए तो जोशी ट्रांसफर हो जाएंगे, राजनाथ लखनऊ गए तो लालजी टंडन रुखसत हो जाएंगे, आडवाणी अपनी सीट से मोहब्बत का इजहार तो खुलेआम पहले ही कर चुके हैं। मोदी के नाम पर बीजेपी पूरे देश में कमल खिलने का इंतजार कर रही है, लेकिन मोदी की ही सीट फाइनल नहीं हो पा रही है। खबर है कि पार्टी के भीतर शीर्ष नेताओं के टिकट पर ही घमासान मचा है। इस बीच बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में एक बड़ा फैसला हुआ। कर्नाटक के दागदार नेता, रेड्डी ब्रदर्स के खास और बीएसआर कांग्रेस के मुखिया श्री रामुलु को टिकट के तोहफे से नवाजे जाने की खबर आई, वो भी सुषमा स्वराज के तमाम विरोधों के बावजूद। वैसे तमाम दल बदलुओं को मोदी अपने पहलू में पहले से ही समेट रहे हैं। दूसरी पार्टियों से आकर टिकट लेने वाले इन मौका परस्त चेहरों की वजह से बीजेपी के सहयोगियों के सीने पर सांप लौटने लगा है। शिवसेना तो बिफर ही चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं का टिकट क्यों नहीं हो पा रहा है फाइनल। मोदी, जोशी, आडवाणी, राजनाथ और टंडन के टिकट पर क्यों मचा है बीजेपी में घमासान, और दल बदलुओं के लिए दरवाजे खोलकर क्यों बैठी है बीजेपी। इन सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, नेताओं से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। 13 मार्च को दिल्ली के आसमान पर अरुणाभ का उदय हुआ तो लगा जैसे नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के दिग्गजों के टिकट पर छाए सस्पेंस के बादल भी छंट जाएंगे। मोदी दिल्ली आए, बड़े नेताओं का काफिला बेहद अहम बैठक के लिए रवाना हुआ। संसदीय दल की मीटिंग में माथापच्ची चलती रही, लेकिन ये मंथन बगैर किसी फैसले के खत्म हो गया। सूरज के अस्त होने तक भी मोदी, राजनाथ, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और लालजी टंडन जैसे कद्दावर नेताओं की किस्मत का फैसला करने वाली सीटों पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई। वजह साफ है, वाराणसी से मोदी को उतारने पर पेंच अब भी फंसा है। जहां से मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं, वैसे उन्हें कानपुर भेजने की चर्चा जोरों पर है। लखनऊ से राजनाथ सिंह को उतारने पर अब भी ऊहापोह है, जहां से अटल की विरासत को लालजी टंडन संभाल रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें भोपाल भेजने पर पेंच फंसा हुआ है। टिकट के समीकरणों का ये ताना बाना इसलिए बुना जा रहा है ताकि नरेंद्र मोदी को पूर्वांचल की सेफ सीट गिफ्ट की जा सके, जहां से निकली तरंगे यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक जा सके। अंदर खाने मोदी को जिताऊ सीट का कवच पहनाया जा रहा है, तो बाहर खड़े बीजेपी के स्वामी फरमाते हैं कि मोदी को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, वो गुजरात में कहीं से भी खड़े हो जाएं तो डंके की चोट पर जीत जाएंगे। मोदी है, उसको तो पार्लियामेंट जाने का तो सवाल ही नहीं है, तो गुजरात में शक्ल भी नहीं दिखाएं, जैसा नॉमिनेशन फॉर्म भर दे वो जीत जाएंगे। बीजेपी के स्वामी जी की माने तो मोदी के हाथ में मानो जादुई छड़ी है, लेकिन स्वामी जी से ये कौन पूछे कि वाराणसी, लखनऊ या फिर पटना की सीट मोदी को तोहफे में देने पर इतनी माथापच्ची क्यों चल रही है। वैसे बीजेपी के चुनावी मंथन से एक ऐसा अमृत भी निकला जो सुषमा स्वराज के दिल में जहर घोल गया। बड़ा फैसला ये हुआ कि कर्नाटक में श्री रामुलु की पार्टी को गले लगाने और श्री रामुलु को टिकट देने पर बीजेपी रजामंद हो गई है। ये वही श्री रामुलु हैं जिनकी एंट्री का विरोध खुद सुषमा स्वराज ने किया था, क्योंकि बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं से उनका रिश्ता पुराना रहा है। श्री रामुलु का आना संकेत दे रहा है कि सुषमा की नाराजगी को भी दरकिनार कर दिया गया। सवाल उन दल बदलुओं को लेकर भी खड़े हैं जो अचानक बीजेपी के दुलारे हो गए। मोदी के आभा मंडल को अभिभूत करने के लिए पुराने दुश्मनों को दोस्त बनाने की इस प्रथा से बीजेपी की सहयोगी शिवसेना बेहद नाराज है। सामना में लिखा गया कि सत्ता की भूख के लिए हिंदुत्व का वस्त्र उतारकर हम गोबर में मुंह नहीं डालने वाले। उधर विरोधी अलग ताने कस रहे हैं और इसमें शब्दों की मर्यादाएं भी टूट रही हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को खड़ा किया यूपी में, देश भर में, उनको जिस तरह से बीजेपी दरकिनार कर रही है, उन्हें जरा शिष्टाचार भी जो होता है, भारतीय संस्कृति की बात होती है, बूढ़े बुजुर्गों के साथ जो शिष्टाचार निभाने वाली बात है, यह भी नहीं हो रहा है। बीजेपी की हालत आज खास करके नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं उस औरत की हो गई है जो अपने ब्याहता
मर्द के होते हुए दूसरे मर्द से इश्क लड़ाने लगे। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी में आडवाणी, सुषमा और जोशी को निपटाने की राजनीति हो रही है? अगर ऐसा नहीं तो फिर क्यों फंसा है दिग्गजों की सीटों पर पेंच, और क्यों बीजेपी की त्रिमूर्ति का सियासी भविष्य मोदी की शख्सियत के भंवर में गोते लगाने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बीजेपी की मैराथन बैठक चल रही है। बैठक में तमाम फैसले हो रहे हैं, टिकट को लेकर फैसले हो रहे हैं, लेकिन आज भी इस बैठक में न तो चर्चा हुई न फैसला हुआ मोदी कहां से लड़ेंगे, वाराणसी का क्या होगा, जोशी का क्या होगा, जोशी वाराणसी से लड़ेंगे या कानपुर जाएंगे, लखनऊ का क्या होगा, राजनाथ गाजियाबाद से लखनऊ जाएंगे तो टंडन कहां जाएंगे। ऐसे कई सवालों के साथ फिर चर्चा शुरू करते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कहां से बीजेपी के शीर्ष नेता चुनाव लड़ेंगे, यह फैसला क्यों नहीं हो पा रहा। और दूसरा सवाल यह कि श्री रामालू जैसे शख्स जो दागदार हैं, रेड्डी ब्रदर्स के करीबी हैं, वो साफ सुथरी छवि वाली पार्टी विथ ए डिफरेंस कहने वाली पार्टी ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था, हम सब जानते हैं सुषमा स्वराज नहीं चाहती थी कि उन्हें पार्टी में शामिल किया जाए या पार्टी उन्हें टिकट दे, लेकिन उनके ऐतराज को नजरअंदाज करके फैसला हुआ। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह, विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम शुक्ला सामना के एडिटर हैं, शिवसेना के नेता हैं, अमीबेन याग्निक अहमदाबाद से हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, नलिन कोहली बीजेपी नेता। सबसे पहला सवाल नलिन कोहली जी, जिस नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरे देश में लहर, सुनामी, हवा, ना जाने क्या क्या चल रही है, बीजेपी नेताओं का बयान मैं रोज देखता हूं, नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस फैसले में अड़चन कहां है, ये पेच क्यों है? क्यों जोशी जी उधर स्यापा कर रहे हैं, वाराणसी में खूंटा गाड़कर 2 दिन रहे, वाराणसी से कल लौटे, दर्द जोशी वाराणसी में छलका और फैसला अभी भी नहीं हो पा रहा। फिर पता चल रहा है कि 15 को बैठक होगी, पेच क्या है? मैं एक शुरुआती कमेंट कहना चाहता हूं, क्योंकि 2 बाइट मैंने सुना अभी टीवी पे। एक उनमें मुझे ज़्यादा आपत्तिजनक लगा, जो मैंने जेडीयू के नेता से सुना, जिस प्रकार से कह रहे थे कि एक महिला जो है कहीं और इश्क लड़ाया, इस प्रकार के मुझे कम से कम बहुत दुख हुआ कि इस प्रकार का एक बाइट उन्होंने कहा। हाँ, उसकी हम बहुत निंदा कर चुके हैं। पूर्व नेता उस बयान की, अली अनवर के उस बयान की नलिन कोहली कई बार चैनल पर निंदा कर चुके हैं। आपत्तिजनक बयान है, सहमत हूं आपसे, लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं नलिन कोहली। हाँ, अब मैं आ जाता हूं प्रश्नों पे। नहीं, अब आपके प्रश्नों पे एक एक करके। पहली बात, उत्सुकता जानने की जरूर होगी कि मोदी जी कहां से खड़े होंगे, और हमारी पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति जरूर इस उत्सुकता को पूरी कर देगी और अपने सही समय पे बता देगी। ये तो हमारा अधिकार है, किस दिन हम अनाउंस करना चाहते हैं, इसमें कोई पेच नहीं है। जो भी पार्टी को देखेंगे, सारे लिस्ट आते आते थोड़ा समय लगता है। सर, पेच इसलिए है कि पेच इसलिए है कि मुरली मनोहर जोशी कल भी वाराणसी में थे, परसों वाराणसी में थे, और वाराणसी में जिस ढंग से मुरली मनोहर जोशी का दर्द छलका, जो कुछ उन्होंने कहा, जो बयान दिया उन्होंने, उसी से बात छलक रही है। उसके 4 दिन पहले भी जोशी जी ने जो कहा, जिस ढंग से उन्होंने इच्छा जताई कि वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये फैसला नहीं हो पा रहा है। पूरे देश में मैसेज तो ये जा रहा है कि मोदी को लेकर ही घमासान छिड़ा है पार्टी में। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैसेज बनाया जा सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। कोई घमासान नहीं है। हमारे मोदी जी हमारे ना केवल प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, हमारे राजनीतिक योद्धा हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो पार्टी तो उनके पीछे है और पूरी तरह से है। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बयान है जोशी जी का, आप उसका एक सिर्फ जोशी जी का नहीं है, लालजी टंडन का भी है, लालजी टंडन का भी है, लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर में जाकर कह चुके हैं मैं यहीं से लड़ना चाहता हूं, कलराज मिश्रा कह रहे मैं कानपुर से लड़ना चाहता हूं। ये बड़े बड़े जो 3-4 दिग्गज है, सबका पेच फंसा है नलिन कोहली। हाँ, आप बड़े बड़े कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं छोटे छोटे कार्यकर्ता, हमारे जैसा बहुत हजारों लोग हैं इस पार्टी में जो आवेदक के रूप में इच्छा जताते हैं। वो तो आप हैं, लेकिन वो अधिकार आपके नाम का जिक्र कई दिनों से अखबारों में पढ़ रहे हैं कि आप भी दावेदार हैं चांदनी चौक से। जी, नलिन कोहली। लेकिन चलिए मुद्दे पर अभी भी जवाब आपका नहीं आया। जो भी हो, अंतिम निर्णय मैं नहीं दे रहा हूं। अंतिम निर्णय जो है, अल्टीमेट निर्णय सिर्फ केंद्रीय चुनाव समिति लेती है। जब तक वो निर्णय नहीं आता,
ना मैं कह सकता हूं ना आप कह सकते हो, ये तो सिर्फ हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति कह सकती है। तो ये इस वक्त हाइपोथेटिकल चर्चा है कि क्या होगा इधर से लेकिन चलिए नलिन कोहली, हो जाएगा नलिन कोहली, मुरली मनोहर जोशी का ऐतराज हाइपोथेटिकल नहीं है, लालजी टंडन ने जो कहा ऑन द रिकॉर्ड का हाइपोथेटिकल नहीं है, कलराज मिश्रा का दर्द छल का हाइपोथेटिकल नहीं है, और मुरली मनोहर जोशी ने जो परसों जाकर वहां कहा कि कभी मैं सोचता हूं बड़ा भाग्यशाली हूं कि प्रयाग में पैदा हुआ, काशी में रहने का मौका मिला, मगर कभी सोचता हूं कि कौन सा पाप किया हूं कि संसद में हूं, बैठता हूं, और यदि आप स्वयं मेरा उद्धार करेंगे तो प्रभु सब ठीक कर देगा। ये सब हाइपोथेटिकल नहीं है नलिन कोहली। मैं जवाब दे देता हूं जी। हमारे लोकतांत्रिक पार्टी में बहुत लोग अपनी इच्छा जता सकते हैं, कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई ऐसा पार्टी नहीं कि मुंह आपने खोल दिया और आप पर कोई जो है फरमान चल जाए। बिल्कुल, मुरली मनोहर जोशी उन बहुत लोगों की भीड़ में है कि मुरली मनोहर जोशी एक सीट के लिए कलप रहे हैं। वरिष्ठ, एक मिनट, मुरली मनोहर जोशी जी सुन लीजिए अजीत भाई, मुरली मनोहर जोशी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, विद्वान है, तो ऐसा है उनकी तो क्षमता ऐसी है कि वो एक प्रोफेसर रह चुके हैं, तो हो सकता है कि वो उसको बात जता रहे थे कि एकेडमिक्स को भी लेकर बात हो सकती है। चलिए नलिन कोहली, जब बाकी लोगों से बात करता हूं उसके बाद आऊंगा हाइपोथेटिकल चर्चा। नलिन कोहली आऊंगा एक बार। अमी बहन याज्ञनिक, सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान है कि गुजरात में तो कहीं से भी नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, गुजरात में उन्हें प्रचार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और नरेंद्र मोदी के नाम से ही कहीं से भी जीत जाएंगे। लेकिन दो जगह से लड़ते हैं, क्या हर्ज है? गुजरात में यह आंधी है। अमी बहन याज्ञनिक, नहीं, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी का तो इतना स्टेटमेंट आता है, ही एग्जैजरेट सो मच, एंड वो खुद ही जाने वो क्या बोलते हैं। पर मोदी जी की जब अभी बात निकली है और वो जो पूरी पार्टी ऐसा कह रही है कि पूरे देश में लहर चल गई है, वर्ल्ड में लहर चल गई है, इतने पॉपुलर है, उन्हें किसी और की सीट लेने की क्या जरूरत है? गुजरात में भी उनको पहली बारी लेनी पड़ेगी तो सीट कहीं से भी ले सकते हैं। और ये आप जो बात करें कि घमासान है बीजेपी में, होना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ नेता है जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्स की है, इतने टाइम से है, काम किया है, और अचानक कोई कहे कि भाई अभी इनको दे दो, तो वो डिफरेंस तो रहना ही रहना है। और ये अगर लोकतांत्रिक पार्टी होती तो ये नहीं होता, पर गुजरात में से कहीं से नहीं, इंडिया में कहीं से भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वेल विशर मुरली मनोहर जोशी के बहुत वेल विशर दूसरी पार्टियों में आ गए। इसमें इतना दूसरी पार्टियों के बहुत लोग वेल विशर हो गए मुरली मनोहर जोशी के। आ रहा हूं यमी याज्ञनिक, विरोध शर्मा, यमी याज्ञनिक और कई कांग्रेस नेता अब चैनल पर जब डिबेट कर रहे हैं तो लग रहा है मुरली मनोहर जोशी के कितने वेल विशर है, कितने चिंतित हैं कि जोशी जी को क्यों बनारस से हटा रहे हैं। एक तो ये, लेकिन संदर्भ में आए कि ये जो हो रहा है 10 दिन से, क्या हम हाइपोथेटिकल काल्पनिक सवालों पर चर्चा कर रहे हैं या कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए इस धुएं के पीछे आग तो है, कहीं सुलग रही है। लेकिन आपने जैसा भी कहा कि अमी याज्ञनिक कह रही है, तो अंग्रेजी में कहावत है कि एन एनिमीज एनिमी इज़ अ फ्रेंड, यू नो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग दुश्मन हैं, एडवर्सरीज हैं, ओपोनेंट्स हैं। तो ये होता है राजनीति में। आडवाणी जी के बारे में भी अच्छी बातें कहते हैं, और अब जब कोई कांग्रेसी नेता जाते हैं या कांग्रेसी नेता बागी हो जाता है तो भाजपा वाले भी उसको प्रेस करते हैं। इट्स अ गिवन थिंग। देखिए, बात यह है कि ये जो मसले हैं, मुरली मनोहर जोशी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के भीष्म पितामह रहे हैं, और ये कलराज मिश्रा और ये लालजी टंडन, ये भी कद्दावर नेता यूपी के स्तर पर हैं। और चूंकि ये कांग्रेस ने भी एक ट्वीट चलाया, ब्राह्मण मुक्त बीजेपी। अब देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने उस ट्वीट एक्सचेंज हो रहे थे, उसमें इंटरवीन करके ये कहा उन्होंने। तो देखिए, बात लगभग ये तय है कि अगर नरेंद्र मोदी वहाँ से बनारस से लड़ना चाहेंगे तो अंततोगत्वा वहीं से लड़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो खटक रही है वो ये है कि पहली सूची में नरेंद्र मोदी का नाम होना चाहिए था। अगर वो नंबर 1 है, इफ ही इज द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स, तो सही ये रहता, और बीजेपी के कार्डर्स को प्रोत्साहित करने के लिए और कि पहली सूची में उनका नाम होता और उनके साथ आडवाणी जी का होता, 15 दिन से ये जो फजीयत हो रही है, सुषमा स्वराज का होता, ये जितने भी बड़े नेता है, राजनाथ का होता, इनके सबके नाम अभी तक आ जाने चाहिए थे। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नाम इजीली रिवील इसलिए नहीं कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं चाहती है
कि जहां मोदी गुजरात से बाहर से लड़े और उनके सामने विपक्ष इतना मजबूत आ जाए कि उनको वहां बंद जाना पड़े, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बंद जाना पड़े, या मार्जिन तो ये जो टेक्टिकल जो एडवांटेज बीजेपी को रखना पड़ेगा, और मैं समझता हूं इट इज विद इन द मींस, इनको करना चाहिए, कोई भी पार्टी करती है। प्रदीप सिंह आरोप नलिन कोहली, ये जो पेच फंसा है, क्या मैं फिर वही करूं, हम काल्पनिक सवालों पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी परसों थे और उन्होंने जो कहा, लालजी टंडन ने कहा, सब सरफेस पर। एक बात जो हम है कि अगर आपको लगता है कि मोदी के नेतृत्व में लहर चल रही है तो ये सही है, फैसला हो जाना चाहिए। 20 दिन से 25 दिन से जो मीडिया मंथन चैनल पर हम डिबेट कर रहे हैं और तीसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आ रहा है, दिन दिन भर बहस हो रही, क्या है? देखिए अजीत जी, ये समस्या सारी पार्टी के अंदर संगठन की जो समस्या है कि कोई पावर सेंटर नहीं रह गया है, और इतने पावर सेंटर हो गए हैं कि कोई किसी एक का जिसको कहते हैं सिक्का चल नहीं रहा। तो पहली बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने पार्टी में किसी से कहा कि मैं यहां से लड़ना चाहता हूं? उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही हैं और वो पार्टी के अंदर से चल रही हैं। कहने के लिए उनकी तरफ से अमित शाह है, नहीं, पार्टी के अंदर से चल रही हैं। किसी ने डॉक्टर जोशी से जाकर ये कहा कि नरेंद्र मोदी यहां से लड़ना चाहते हैं, आप ये सीट छोड़ दीजिए। यही तो जोशी वो अगर मना करते तब आप उनको दोष देते। तो इस सब के लिए संगठन में जो जिम्मेदार हैं वो अध्यक्ष, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और बाकी वरिष्ठ नेता। लेकिन इन सब से प्रदीप सिंह जी, बीजेपी की छवि तो ये जो एक दो जिसको कहते हैं कि जिस ढंग से 15 दिन से जो चीजें आ रही है, उससे लग रहा है ना कि जो पार्टी का शीर्ष बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चुनाव लड़ रहे हैं, उसी के लिए मगजमारी हो रही है। बिल्कुल, उससे ये मैसेज ये जा रहा है कि घर में भारी झगड़ा है, अंदर एका नहीं है। वो जो विनोद शर्मा जी बात कह रहे थे कि पहली लिस्ट में इन बड़े नेताओं का नाम होना चाहिए, बिल्कुल किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए पहली लिस्ट जब जारी हो तो उसके जो सबसे बड़े योद्धा हैं, जो आगे रहने वाले हैं, उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए था। तो अभी तक किसी बड़े नेता का टिकट तय नहीं हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी को पता नहीं है कि वो गांधीनगर से लड़ेंगे कि भोपाल से लड़ेंगे कि गांधीनगर से। वो लड़ना चाहते हैं और वो ये भी कह चुके हैं कि मैं सोच रहा था कि मेरा नाम पहली लिस्ट में होता। तो ये इससे पता चलता है कि पार्टी के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। नलिन कोहली, आप जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला के पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला को भी बहुत कुछ कहना। नलिन कोहली, पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसी का नतीजा है ये सब। मेरी 3 टिप्पणियां हैं जी। मेरी 3 टिप्पणियां अजीत भाई। पहली बात है कि ये सारे डेडलाइंस जो है हम नहीं दे रहे। जैसे मोदी जी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषणा के लिए कई डिबेट्स में हम बैठे, लंबे लंबे हुआ कि कब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, अटकल है, हो गया। हर चीज पार्टी अपने आप तय करेगी कब उस चीज को कहना है बाहर, समाचार तब देंगे हम थोड़ी ना अपने मतलब चैनल्स के दबाव पे या किसी और के दबाव में अपने डेट्स को करेंगे। दूसरी बात है कि क्यों बड़े नेता सर, लेकिन फिर मुरली मनोहर जोशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कहनी पड़ रही है। नलिन कोहली, सेवक की भावना है मोदी जी की। एक दिन में 20 अपना पहला नाम दे इंटरव्यू देते हैं। एक मिनट सुन लीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मोदी जी का पहले दिन नाम होता तो शायद बहुत डिबेट्स हो रही होती और अम्मी बहन सब बैठे होते, चिल्ला रहे होते, देखिए ये होता है अहंकार कि आप पहले लिस्ट में अपना पहला नाम डालते हैं। ये सब डिबेटेबल है। पार्टी हर चीज अपने आप उसी टाइम पे करेंगी। तीसरी बात है कि अभी बहन ने बड़ी विचित्र बात की, मुरली मनोहर जोशी के लिए बहुत अच्छा कह रही थी। अच्छी बात है, वरिष्ठ हैं, भले आदमी हैं, लेकिन ऐसा है ये भलाई अगर वो दिखा देते जब पीएसी की रिपोर्ट आ रही थी और जिस प्रकार के मतलब जो अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड, कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, अभूतपूर्व, कि उन्होंने पीएसी के पूरे मसलन को रोक दिया, जबरदस्ती टेक ओवर कर दिया। ये सारे कहने के लिए राजनीतिक बातें हैं। चलिए नलिन, और आखिरी टिप्पणी ये है कि जहां तक हम बात करते हैं कि सीट लेने के लिए उन्होंने कहा, तो ये भूल गई इंदिरा जी चिकमंगलुरु से भी लड़ी थी, सोनिया जी बेल्लारी से भी लड़ी थी, वहां भी सिटिंग एमपीज होते थे। तो इसलिए ये सब जो बातें हैं एक तरफ, चलिए नलिन, ठीक है, चलिए मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि 15 से 20 दिन से इस पर चर्चा हो रही है। मुरली मनोहर जोशी अपनी बात कह चुके हैं, टंडन कैमरे के सामने बात कर रहे हैं और फैसला नहीं हो पाया। और दूसरा कि बड़े नेताओं को क्यों ये डर है कि राजनाथ सिंह गाजियाबाद की जगह लखनऊ जाना चाहते हैं, ये भी है। प्रेम शुक्ला जी, इससे अलग मुद्दे पर आते हैं। जिस ढंग से बीजेपी
जिस ढंग से बीजेपी दल बदलुओं को पार्टी में शामिल कर रही है, रामकृपाल यादव, उसके पहले एलजेपी, आज श्री रामुलु के खिलाफ सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था, नाराजगी थी, उन्हें भी बेल्लारी से टिकट दिया जा रहा है। आपने बहुत ही आक्रामक संपादकीय प्रेम शुक्ला ने आपकी तरफ से लिखा गया, मैं मानता हूं उद्धव ठाकरे की तरफ से लिखा गया, लेकिन संपादक आप हैं तो आप ही ने लिखा होगा, नाम उनका होगा उद्धव ठाकरे का। सत्ता की भूख लगी तो हिंदुत्व के वस्त्र त्याग कर गोबर में हम मुंह नहीं डालने वाले। मुख्य बात यह है कि हिंदुत्व के विचार में विश्वासघात के लिए कोई जगह नहीं। भाजपा को दिल्ली की सत्ता चाहिए तो मोदी को प्रधानमंत्री पद के घोड़े पर बैठाना हो तो स्वयं में विश्वास पैदा करना होगा। प्रेम शुक्ला जी, तो ठीक है, आप हमारी संपादकीय जो है उस पर हम लोग सहमत हैं। इसमें आपका सवाल क्या है? नहीं, सवाल यह है कि अच्छा सहमत है तो चलिए पूछ लेते हैं। नलिन कोहली सहमत है कि आप लोग गोबर में मुंह डाल रहे हैं? आप ही के लिए लिखा गया, बीजेपी के लिए। पूछ लेते हैं सहमत है कि नहीं। नलिन कोहली ऐसा है, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, शिवसेना के साथ बहुत घनिष्ठ और बहुत लंबे हमारे संबंध है, और जहां संबंध अच्छे होते हैं, कुछ भी आता रहता है बीच में, हमारे संबंध नहीं बिगड़ते। हाँ, जहां संबंध अच्छे होते हैं वहां उसके दुश्मन से उसके दुश्मन से दोस्ती करते हैं। प्रेम शुक्ला फिर वापस आते हैं। एक मिनट शांति। नहीं, एक मिनट आएंगे। प्रेम शुक्ला से पहले लेते। प्रेम शुक्ला, शिवसेना से आपके माफ करें, बीजेपी से पुराने रिश्ते और उस बीच राज ठाकरे से दोस्ती, राज ठाकरे से गडकरी का मिलना, और जिस ढंग से दल बदलुओं को शामिल किया जा रहा है उसी पर आपका गुस्सा है उद्धव ठाकरे का। तो अभी कहने से बच क्यों रहे? सदमे में है या गुस्से में है? समझ में नहीं आ रहा प्रेम शुक्ला, या समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? नहीं, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सिद्धांत की बुनियाद पर है, हिंदुत्व के आधार पर हमारा समझौता, और 25 वर्षों से यह समझौता अखंड और अक्षुण्ण है। ऐसे मौके पर जो है, जब हमारा बहुत स्पष्ट है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, मुंबई के अध्यक्ष सब एक सुर में बोल रहे हैं, लेकिन एक पूर्व अध्यक्ष अचानक राज ठाकरे का स्वागत करने लगते हैं, तो उससे जनता में गलत संदेश जाता है, और जब गलत संदेश जाता है तो उस पर हमें जो कहना है, हम दृढ़तापूर्वक बात अपनी रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उस पर जो प्रतिक्रिया देनी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से इस पर बात की है, नरेंद्र मोदी जी ने भी बात की। हम अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सफाई, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से एक बयान आ जाएगा, और वो बयान ये होगा कि हमारा शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का ही गठबंधन है, हमको मनसे के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। बात यही समाप्त हो जाएगी। बात समाप्त हो जाएगी क्या यहाँ पे? और कोई जो है बात समाप्त हो जाएगी तब होगी जब ये बयान आएगा। जब ये बयान आएगा वही मैं कह रहा हूं। बात समाप्त हो जाएगी, लेकिन कि मनसे के समर्थन की आवश्यकता नहीं। मतलब शिवसेना ने शर्त रखी है कि राजनाथ सिंह ये बयान दें कि राज ठाकरे से हमारा कोई लेना देना नहीं, शिवसेना और भाजपा का गठबंधन है और वही रहेगा। नलिन कोहली, ये बयान आएगा क्या? आपने सुन लिया कि आपके जो सहयोगी दल है, इतना लंबा एसोसिएशन है, उनका क्या कहना है? मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात है कि हमारे यहाँ गडकरी जी हमारे सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने बातचीत भी अगर की, जो अंतिम निर्णय होता है वो सिर्फ हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, और जो भी हो हमारे यहाँ कोई भी अगर इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई हो, अल्टीमेट निर्णय हमेशा पार्टी की जो सैद्धांतिक बातें, चलिए फिर सैद्धांतिक गुडी बातें करें। नलिन, इससे जवाब नहीं मिल रहा। विनोद शर्मा, ये दो नाव की सवारी महाराष्ट्र में बीजेपी कर रही है। बात जो अभी इन्होंने कहा, दो नाव की सवारी कर रही है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एक मिनट नलिन, थोड़ा सब्र करिए अजीत भाई, मैं दूसरा भी आपका जवाब दे रहा हूं ना जी, थोड़ा शांति से। जो अभी हमारे भाई ने कहा, नहीं थोड़ा वक्त कम है, भूमिका बहुत लंबा देते, टू द पॉइंट जल्दी जवाब जो है। अब ऐसा है, मैं अजीत भाई जो दो विषय आए उस पे जवाब तो दूंगा ना जी। अब आ जाइए, जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा, इन्होंने जो अपनी बात कही, मैं मानता हूं उद्धव जी, हमारे राजनाथ जी, ये सब जो है आपस में चर्चा करते हैं, लगातार करते रहेंगे, तो ये आपस में वहां पर तय हो जाएगी। चलिए तय हो जाएगी, ठीक है, समझ गया नलिन कोहली। नलिन कोहली समझ गया नलिन कोहली। ये दो नाव की सवारी। पहले चर्चा नलिन की पार्टी को गडकरी जी और गोपीनाथ मुंडे जी में अच्छे से करवानी चाहिए, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जी तो जम के उद्धव ठाकरे के साथ हैं, और गडकरी जी जो हैं वो अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस पे, तो उन्होंने जाके राज ठाकरे से संबंध स्थापित किया। ये हो सकता है कि पार्टी के हित में उनकी नज़र में ये बात हो, लेकिन उन्होंने मिसरीड किया है। जो रिश्ते हैं दो शिवसेना के और एमएनएस के जो रिश्ते हैं, उनको ग्रॉसली मिसरीड किया है, और उसकी इम्प्लीकेशन आप देख रहे हैं। मैं एक बात कहना है फिनिश फर्स्ट। और दूसरी बात यह है कि ये
प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हिंदुत्व के बेसिस पर हमारी एक प्रिंसिपल अलायंस है। शुक्ला जी ने बात बिल्कुल सही कही, यही यथार्थ है। लेकिन उस प्रिंसिपल अलायंस में जब ये कहते हैं, जब ये गोबर की संज्ञा देते हैं, तो शायद इनका तात्पर्य उस चीज से है कि आप रामविलास पासवान को लेके आए, और जो रामविलास पासवान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि ये तो गोरक्षा की बात करते हैं, जब गाय मर जाती है तो हमें उठाने के लिए बुलाते हैं, ये काय के हिंदू हैं, ये काय के ब्राह्मण हैं। और उन्होंने ओसामा बिन लादेन जैसे एक लुक अलाइक को लेकर बिहार में कैंपेन किया था, वही रामविलास पासवान ने। तो इनका जो गुस्सा है वो कम से कम इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से तो मुझे वाजिब लगता है। और उसमें और भी कई उसमें गुस्सा होगा जिस तरह से लोगों को लाया जा रहा है। राज ठाकरे और जो नितिन गडकरी का मामला है, ये तात्कालिक नहीं, केवल छाप छोड़ने के लिए नहीं, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बल्कि उससे पहले से उनकी कोशिश है कि इस गठबंधन से शिवसेना को निकालकर राज ठाकरे को मनसे को लाया प्रदीप सिंह, मतलब ये हुआ ना कि एन केन प्रकारन आपके लिए कोई नैतिकता विचारधारा कोई मायने नहीं रखती, चाहे श्री रामालू के साथ आए, चाहे रामविलास को लाए, चाहे रामकृपाल को लाए, चाहे पुरंदेश्वरी को लाए, किसी को भी लाए। फ्री फॉर ऑल है कि अगर एक पूर्व अध्यक्ष कुछ कर रहा है, पार्टी को पता नहीं, उसने ये जरूरत नहीं समझी कि पहले अपने पार्टी के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लें, आपस में बात होनी चाहिए। आपस में बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी 272 प्लस के लिए किसी भी तरह के समझौते करने को तैयार हैं? और क्या पार्टी इसी दिशा में तमाम दल बदलुओं से, तमाम दागियों से, तमाम ऐसे सहयोगियों की तलाश में है जिस पर सवाल खड़े सहयोगी ही कर रहे हैं? मोदी और मोदी की टीम 272 प्लस के लिए किसी भी तरह का गठबंधन करने को क्यों तैयार है? क्यों दल बदलुओं के लिए दरवाजे खोलकर बैठी है बीजेपी? और क्यों अपने सहयोगी दलों को नाराज करके भी, शिवसेना को नाराज करके राज ठाकरे के दरवाजे पर दस्तक देकर लौटे गडकरी? यही सवाल हम जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बीजेपी क्या किसी विचारधारा से अब बीजेपी को मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब इससे है कि किस तरह से किसी सहयोगी दल को जोड़ा जाए, किसी नेता को जोड़ा जाए ताकि बीजेपी के नंबर बढ़ सके। इसी मुद्दे पर बात करें स्टूडियो में विनोद शर्मा, प्रदीप सिंह, प्रेम शुक्ला और यमी बेन याग्निक और नलिन कोहली। नलिन कोहली, विचारधारा वाली पार्टी, रामकृपाल यादव को आपने शामिल किया, रामविलास पासवान को पहले शामिल किया, आज जिस रेड्डी ब्रदर्स से नजदीकियों की वजह से श्री रामालू के मुद्दे पर सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, उन्हें बेल्लारी से टिकट देने की बात हो रही है, तो क्या कर रही है आपकी पार्टी? आपके लिए अब सबसे इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, नेशन फर्स्ट, अब लगता है कुर्सी फर्स्ट, पावर फर्स्ट। ये आपका आरोप हो सकता है। हमारे लिए हमारा मिशन है मिशन 272 और कांग्रेस मुक्त भारत। अब दूसरी बात रही विचारधारा और आप सिद्धांतों की बात कर रहे, वो वहीं के वहीं हैं। श्री रामालू के सिद्धांत वही हैं। रेड्डी ब्रदर्स से नजदीकियां, माइनिंग मामले में फंसना, रामकृपाल यादव ने ऐसी बातें कही है नरेंद्र मोदी के लिए, राक्षस से लेकर और खूनी से लेकर न जाने क्या क्या, हमारे साथ भी इस डिबेट में। आज आपने कल रामकृपाल यादव को आपने शामिल कर लिया, तो आपने दरवाजे खोल के ऐसे रखे हैं कि कांग्रेस से जिस उम्मीदवार को शनिवार को टिकट मिलता है भिंड से, रविवार को बीजेपी में शामिल होता है, तो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, जितना लंबा आपका प्रश्न था उतना ही समय बस दे दीजिए। पहली बात मैं कहूंगा, जो अगर कांग्रेस उम्मीदवार टिकट लेने के बाद अगर भाजपा आ रहा है तो ये प्रश्न पूछना चाहिए कांग्रेस से कि उनकी इतनी दर्दशा या दुर्दशा क्यों हो रही है। वो थोड़ी ना हारने के लिए आ रहे हैं। जवाब दीजिए, कांग्रेस से सवाल मैं पूछूंगा। आपने कहा रेड्डी ब्रदर्स हमारे यहाँ नहीं है, रेड्डी ब्रदर्स की पार्टी के साथ कोई हमारा समझौता नहीं है। अरे सुनिए ना, रेड्डी ब्रदर्स के साथ हमारा कोई, हाँ रेड्डी ब्रदर्स के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है, उनकी पार्टी हमारे साथ नहीं मिल रही। नहीं, श्री रामालू को आपने लाया सुषमा स्वराज के एतराज के बाद। सुषमा स्वराज ने पब्लिक डोमेन में एतराज किया, उसके बाद भी बेल्लारी से टिकट दिया जा रहा है। आपने एक दूसरा रास्ता निकाला कि पार्टी मर्ज करने की बजाय आप पार्टी से इस्तीफा दिलवा के और टिकट दे रहे हैं। एक मिनट, उन्होंने बेल्लारी ब्रदर्स के साथ समझौता और पार्टी के साथ गठजोड़ की बातों मना किया। व्यक्ति आ रहे हैं, तो आपने लूप लाइन से दूसरा रास्ता निकाल लिया। रामकृपाल जी और एलजेपी की बात की, एक मिनट,
मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने राम कृपाल जी और अपने पासवान जी के लिए जो कहा, यदि कोई व्यक्ति उनको लगता है कि उन्होंने जो वाक्य कहे और वो गलत हो गए, आज वो देखते हैं कि एक भ्रम फैला हुआ था 12 साल की से लहर चल रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मोदी देश में, जो कांग्रेस ही कर रही थी। तो अगर वो आते हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल करिए। आ रहा हूं यमी बेन याग्निक एक बार किस्म से भूल जी, बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, ऐसा भूल नहीं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, चलिए यमी बेन याग्निक आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने कहा कि हिंदुत्व के विचार में विश्वासघात के लिए कोई जगह नहीं, हिंदुत्व के वस्त्र त्याग कर गोबर में हम मुंह नहीं डालने वाले, यह संपादकीय है। तो ये जो लोग आ रहे हैं जिस तरह के राम कृपाल यादव और रामविलास पासवान और एक भगरत प्रसाद भिंड से टिकट मिला और शनिवार को रविवार को बीजेपी में शामिल हुए, अभी तो बहुत सारे लोग आने हैं, आप कैसे स्वागत करने के लिए, इस्तेकबाल करने के लिए सहयोगी दल के तौर पर तैयार है? देखिए वो अपने राज्यों में क्या करते, देखिए बिहार में पासवान जी का विरोध स्वयं भारतीय जनता पार्टी में है, श्री रामुलू का विरोध आप ही बता रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी उनका विरोध कर रही हैं, तो वो उनकी पार्टी का मसला है, वो अपनी पार्टी, वहां पर हमारा कोई गठबंधन भी नहीं है, इसलिए हम उन पर कोई प्रश्न चिन्ह दागने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि सिर्फ 2 सीटों पर जो मनसे ने पिछली बार आपको चुनाव हराया था, उत्तर मुंबई सिर्फ 5,500 वोट से और 2,500 वोट से पूर्वोत्तर मुंबई, मोदी जी की लहर होते हुए इन 2 सीटों के लिए आप उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटों को रिस्क पे डाल दे रहे हैं, और यहाँ भी उत्तर भारतीय और बिहार के मतदाताओं को जो है, जो प्रवासी मतदाता हैं, उनके भी वोट को रिस्क पे डाल दे रहे हैं। तो जो कोई ऐसा कर रहा है वो नरेंद्र मोदी जी का रथ लाल किले तक पहुंचे उसके रास्ते में कांटे बिछा रहा है। तो हम एक सहयोगी और जिम्मेदार गठबंधन होने के नाते सतर्क करना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम कर रहे हैं। बहुत हार्ड स्टेटमेंट है, सतर्क करना इनकी जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं, लेकिन आप जिन्हें सतर्क कर रहे हैं उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पींगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरे रास्ते से एक तरह से कहें तो महाराष्ट्र में 2 नावों की सवारी करें। प्रदीप जी, संक्षिप्त टिप्पणी लेने से पहले एक बार जरा अमी बहन याग्निक, बहुत देर से आपसे बात नहीं कर पाया। अमी बहन, एक तरह से माना जाए कि जिस ढंग से बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, आपकी पार्टी से टिकट लेने वाले लोग 24 घंटे के भीतर बीजेपी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का माहौल तो है ही। आपकी पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री कहा जा रहा है चुनाव लड़ने से ही डर रहे हैं, मनीष तिवारी से लेकर चिदम्बरम से लेकर और जीके वासन से लेकर और एंटनी तक, और यहां कहां से लोग भागे चले आ रहे हैं बीजेपी में। अजीत जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये क्यों हो रहा है, लेकिन पहली बात, आप बीजेपी की पार्टी मत बोला कीजिए, ये 1 मैन पार्टी है, और ये अगर जो 1 मैन पार्टी है और ये लहर चली है, तो बीजेपी के अंदर जो वरिष्ठ नेता है पहले तो उनको किनारे कर दिया गया है, और कहीं से भी कैंडिडेट्स लाओ, क्योंकि अगर बीजेपी पार्टी होती तो खुद के कैंडिडेट्स होते, उनके पास इतने कैंडिडेट्स भी नहीं है, तो और कहीं से भी लेके आओ ये इन प्रकार से। तो ये इंडिया फर्स्ट की तो बात ही नहीं है, लहर की बात है, वो भी यहाँ से नेगेटिव हो जाती है। पर तीसरी बात ये कि कुर्सी फर्स्ट, पहले पावर ले लो, ये इन प्रकार से। तो सारे जो पहले उनकी विचारधारा की बात करते हैं, वो विचारधारा है ही नहीं। यमी बेन, ठीक है, बहुत दिलचस्प है, और दल कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट्स लेके आ जाओ। यमी बेन, बहुत दिलचस्प है। बीजेपी के सवाल पूछता हूं तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पर जवाब देते हैं। आपसे आपका सवाल पूछा, आपने बीजेपी का विश्लेषण कर दिया। मैंने कहा कि वहां से तो चलिए कहीं से लोग आ भी रहे हैं, कुर्सी फर्स्ट, पावर फर्स्ट, जो भी है। आपके जो मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ने से डरे हुए हैं। मैंने कुछ नाम भी बताया आपको, वहां तो कम से कम लोग शामिल हो रहे हैं, आपके यहां जो बैठे वही लड़ना नहीं चाह रहे। नहीं, वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं। अभी तो फाइनल लिस्ट हुआ नहीं है, हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, अभी फाइनल लिस्ट हो जाने दीजिए। और कोई कहीं भी कुछ होता है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि डर होता है, पर आप फाइनल लिस्ट तक राह तो देखिए, इंतजार तो कीजिएगा, फिर बाद में देखेंगे कि कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया। चलिए यमी बेन, विनोद शर्मा कुछ पूछना चाह रहे स्टूडियो में। चाहता हूँ, आपकी पार्टी में इतने वरिष्ठ नेता नहीं लड़ना चाहते अमी बहन, बड़ी हैरानी की बात है। देखिए, एक उर्दू की शेर है कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो हार और जीत तो इलेक्शन में होती रहती है। आपके वरिष्ठ नेतृत्व ने पहली लिस्ट में दोनों ने अपना नाम दिया, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, और सोनिया गांधी ने 1 साल में 2 इलेक्शन लड़े। उस पार्टी की नेता ऐसी हैं, और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी अपनी सीट छोड़ के भाग रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बेटे को दे दो,
कोई कह रहा है हम नहीं लड़ेंगे, तीसरा कहता है हमें यहाँ से निकाल के कहीं और दे दो क्योंकि हम जीतेंगे नहीं। ये कोई अच्छी पिक्चर प्रेजेंट हो रही है क्या? ये जवाब मैं समझता हूँ कि आपको दूसरों पे कटाक्ष करने से पहले आज के दिन ये बेटर होगा आप घर में बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करें। यमी बेन जवाब चाहिए कि ठीक है, आप बीजेपी का विश्लेषण तो अच्छा कर रहे हैं, एक वन मैन पार्टी है, वन मैन पार्टी तो कहा जाता है, कांग्रेस में भी है, लेकिन जो विनोद शर्मा ने सवाल पूछे, जो मैंने पूछा, आपके जो बड़े बड़े हेवी वेट्स हैं वही चुनाव लड़ने से डरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी लहर तथाकथित बीजेपी की तरफ से माने उस लहर का डर आपके हेवी वेट्स को है। नहीं, वो पहली बात तो ये कि डर की बात कोई है नहीं, पर हमेशा हर इलेक्शन में जो वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे अपने आप कि उनको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़ना नहीं चाहते, तो उसका मतलब है कि वो मोदी जी से डर गए हैं, और मोदी जी से डर गए तो ये मीडिया में आया है कि डर गए हैं, क्योंकि वो इतना तो माहिर नहीं हो गए कि गुजरात में 182 सीट लेके आ गए। वो जो भी लाए वो पहले इलेक्शन से लास्ट इलेक्शन तक सीट्स में तो डिक्लाइन ही हुआ है। पर हमारी अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस में इलेक्शन टाइम में कहीं कुछ होता है भी, इंडिविजुअल भी उनके चॉइसेस हो जाते हैं कि भाई हमें नहीं लड़ना है और हमें लड़ना है। तो ये पार्टी के सामने आता है और वो प्रोस एंड कॉन्स डिसाइड करके कैंडिडेट को पूछ के आगे होगा जो भी होगा। प्रदीप सिंह, ये बेचैनी देखिए, दो पहलू है। एक तरफ वहां दल बदलुओं की कतार है, दरवाजा खिड़की सब खुला हुआ है कि आते जाओ, पाते जाओ, टिकट लेते जाओ, और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देने की बात हो रही है जिसका बीजेपी से किसी तरह के विचारधारा के स्तर पर समानता तो छोड़िए, एकदम दुश्मनी के स्तर पर गाली गलौज और शब्द की हर सीमाएं तोड़ी है। एक तरफ वो, और यहां बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ने के पहले भागने की तैयारी कर रहे हैं या डरे हुए हैं। नहीं, देखिए, जहां तक विचारधारा की बात है तो आज जो देश में राजनीतिक दल हैं जितने, वामपंथी दलों को छोड़ दीजिए तो बाकी सबका एक ही सिद्धांत है, सत्ता। उसके अलावा कोई दूसरा तो मान ले कि मोदी जो कहते हैं नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, वो सब कुर्सी फर्स्ट, पावर फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से, और हर पार्टी के लिए है, मोदी की ही पार्टी के लिए नहीं, सभी पार्टियों के लिए है। और जिस तरह के लोग आ रहे हैं तो कम से कम बीजेपी को विचारधारा, संस्कृति, अनुशासन, इन सब की बात छोड़ देना चाहिए। एक दूसरा, जो कुछ बीजेपी के अंदर हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा कारण जो नजर आ रहा है वो है कम्युनिकेशन गैप। बड़े नेताओं में आपस में संवाद बंद हो गया है, संवाद बंद हो गया। उसका सुषमा स्वराज जो लोकसभा में नेता हैं पार्टी की, वो ट्वीट करके अपने ऐतराज जता रही है। मैंने राजनाथ जी को बता दिया, दो मुद्दे पर पार्टी के हर मंच उपलब्ध है, इसका मतलब है उनकी पार्टी में नहीं सुनी जा रही है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है इसका मेन रीजन है लैक ऑफ ट्रस्ट। अभी एक बड़े अखबार में खबर छपी कि देयर इज अ क्लब ऑफ 160 जो चाहते हैं बड़े नेता की 160 पे आके बीजेपी रुक जाए ताकि उसके साथ साथ मोदी जी का भी थैंक यू हो जाए, थैंक यू हो जाए, और किसी और कोई डार्क हॉर्स कोई और है, कोई और आगे आ जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। नलिन कोहली बीजेपी के बारे में कुछ टिप्पणी की विनोद शर्मा ने, प्रदीप सिंह ने, आपने सुना, जवाब चाहिए। जी सारे बिल्कुल। पहली बात है, हमारी विचारधारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और अगर अरे सर, ये सब छोड़िए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो फिर रामकृपाल सिंह कैसे आए, रामकृपाल यादव कैसे आए, रामविलास पासवान कैसे आए, जी पुरंदेश्वरी कैसे आए, भगत प्रसाद सिंह को शनिवार को कांग्रेस की टिकट के बाद रविवार को कैसे शामिल किया, श्री रामुलु को कैसे लाए, क्या बात करें, विचारधारा की बात कर रहे हैं। जवाब तो सुन लीजिए, नहीं सुनिए, लेकिन ये सब बातें ना हिपोक्रेसी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विचारधारा सब मत कहिए सर, वो दिन गए। आप सुन लीजिए, अरे आप सुनने को ही नहीं तैयार हैं। लेकिन ऐसी बात मत कहिए नलिन, जो गले से ना उतरे। रामकृपाल यादव ने 10 साल तक, आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करिए कि रामकृपाल यादव ने आपकी विचारधारा के लिए कितनी लानत मलामत की, और राजनाथ सिंह ने फूल माले पहना के लड्डू खिला दिया विचारधारा। छोड़ दीजिए, रामविलास पासवान साथ आने के बाद सफाई दे रहे हैं कि हम मजबूरी में आए हैं, हमको यूपीए ने नहीं रहने दिया, जवाब दीजिए। इसलिए विचारधारा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद छोड़िए, व्यवहारिक बातें बताइए। आप सुनने के लिए व्याकुल, मतलब बोलने के लिए इतने व्याकुल नहीं हो, सुन तो लीजिए, उसके बाद जितनी व्यवहारिक बातें करिए, आपका अधिकार है। सहयोगी तक तो आपकी मंशा पर संदिग्ध आपको ठहरा मैंने विकास की राजनीति बोली, साथ में आपने सुना नहीं, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अब राजस्थान, गोवा, पंजाब, साझे रूप से हम अपनी बात कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, कोई पीछे विचरता नहीं है, बहुत ईमानदारी से करते हैं, हर वर्ग को हम साथ लेकर चलते हैं। हर वर्ग को, नीतीश
सरकार से हमारे कोई यहाँ मंत्री कमियां हो इस्तीफा सकती देती है, एक टिकट के लिए मिनट, कतार में लगी हमारे यहाँ है, एक जेडीयू मिनट, से एक जो मिनट, छोड़कर हमारे आया यहाँ टिकट के लिए कमियां हो कतार में सकती टिकट हैं। मिल भी जाए, हम वो सब एक आपके मिनट, विचार। हमारे यहाँ सर एक आपकी मिनट विचारधारा सुन का लीजिए। ऐसा कन्वर्सन हमारे सेंटर यहाँ आपने खोल कमियां रखा हो है। सकती है अजीत भाई जी। अजीत भाई जी। हमारे यहाँ कमियां हो सकती है, लेकिन झूठ की राजनीति नहीं नहीं, है। नहीं, आपके अगर सच हमने की कहा राजनीति गुजरात में पानी देंगे तो नरेंद्र भाई ने 10 साल में मोरलेस करके दिखा दिया। जी, 50 साल में कभी भी पानी छोड़िए वो, हम विकास पर अभी चर्चा नहीं कर रहे। प्रेम शुक्ला, चलिए विकास पर चर्चा नहीं कर रहे। बहुत कुछ हो रहा है। प्रेम शुक्ला ने कुछ सवाल खड़े किए, उसका भी जवाब नहीं दे। प्रेम शुक्ला, याग्निक ने बहुत लंबी टिप्पणियां दी। प्रेम शुक्ला, आप तो विचारधारा की बात आप भी संपादकीय में आप लोग लिखते हैं, जिस ढंग से लोग शामिल किए जा रहे हैं, और आज नलिन कोहली आपके सहयोगी, आप खुद जख्म पर आपके नमक छिड़क कर गडकरी वहां से आ चुके हैं राज ठाकरे से मिलके, और उसके बाद आपको इनकी बात गले उतर रही है कि एकदम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विचारधारा वाली पार्टी है, ये सबके लिए खिड़की दरवाजे दल बदलुओं की कतार को आए जाओ करने के बाद भी। प्रेम शुक्ला, थोड़ा ईमानदारी से बोलिएगा, आपका दर्द बाहर आना चाहिए राज ठाकरे के अलावा भी। नहीं, हमारे पे कोई जख्म ही नहीं कि उस पे कोई नमक छिड़क सके। हम तो चिंतित इस बात के लिए हैं कि नरेंद्र मोदी का रथ जो 200 को पार कर रहा था, उसको रोकने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? और वो षड्यंत्र सामने दिखाई दे रहा है। कौन लोग हैं? ऐसे षड्यंत्रकारियों को रोका जाए। वो कौन लोग हैं? भारतीय बीजेपी जनता के पार्टी शीर्ष के नेतृत्व में अंतर्गत होंगे आपके हिसाब से कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत ऐसे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो राज ठाकरे जैसे लोगों को प्रमोट करके भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनसे भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। ये हम मित्र होने के नाते निश्चित तौर पर सलाह देने का अधिकार रखते हैं। चलिए सलाह दीजिए। 30 सेकंड में नलिन कोहली, उसके बाद यमीबेन याग्निक के पास जाऊंगा। 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड में की सलाह है। उतना ही मैं सप्रेम, बिल्कुल प्रेम के साथ वापस कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई ऐसे षड्यंत्रकारी नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, उसके साथ शिवसेना, सबके साथ बिल्कुल प्रेम का संबंध है। क्या बात कर रहे हैं? अभी भी हिपोक्रेसी। अगर प्रेम का संबंध है, ऑन रिकॉर्ड अभी प्रेम शुक्ला अपना दुख जता रहे हैं, और ये गोबर पोतने जैसे ही संपादकीय लिखा जा रहा है, अभी आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप कह रहे प्रेम का संबंध है। तो या तो प्रेम शुक्ला गलत बोल रहे हैं, या मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं, या आप समझ नहीं पा रहे हैं, और कुछ तो कहा, देश को गलत समझाने की गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नलिन कोहली, चलिए दर्शक भी समझ रहे, प्रेम शुक्ला भी समझ रहे कितना प्रेम का संबंध है। हालांकि नाम उनका प्रेम शुक्ला है, लेकिन प्रेम का कितना संबंध, यमीबेन याग्निक। बाकी तो चलिए फिर हम उसी सवाल पर आते हैं कि कांग्रेस में जो चिंता की लकीरें हैं, आप विश्लेषण बीजेपी का आप करेंगी, लेकिन कम से कम यहां तो है कि नरेंद्र मोदी को लेकर 272 प्लस के आंकड़ा हो, 272 प्लस के लिए नारे हो और उसकी तैयारी हो। लेकिन आपकी पार्टी के भीतर जिस ढंग से बेचैनी और एक डर का माहौल है, और दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं में यह माहौल कहीं न कहीं कई बार लगता है कि आप पहले से हारी हुई लड़ाई आप लोग लड़ रही हैं। पहली बात तो ये हारी हुई लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है। और दूसरी बात ये है कि 2 साल से जो मीडिया में आके इतना झूठ बताया गया है गुजरात मॉडल के बारे में, और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी के गुजरात से है, तो ये झूठ का सामना सत्य से करना एक लड़ाई है। तो ये टाइम तो लेगा, और ये चिंता इस बात की है कि पूरे देश को एक गुमराह करने की जो लड़ाई है, उसको हम ठीक से गुमराह ना होने देने की लड़ाई है। तो इसमें कोई चिंता की लहर 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से आपकी सरकार है, अभी भी 2-2 पन्ने के अखबार में विज्ञापन छपते हैं। एक सवाल है मेरा। जी प्रदीप सिंह को सवाल पूछना चाहते हैं। जी अमीबेन, एक सवाल है मेरा कि ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी के झूठ को लोग मानने को तैयार हैं और आपके सच को मानने को तैयार नहीं है? ये स्थिति क्यों बना ली कांग्रेस ने? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं, पर आप अगर इसके लिए थोड़ा एनालिसिस की इतनी जरूर है कि 10 साल से गुजरात में है। मोदी जी पहले कोई इलेक्शन जीते नहीं थे, सीधे सीएम बन के आए हैं गुजरात में। अरे उसके बाद 3 बार जीते मैडम। 2002 से 2007 3 बार जीते, उसके बाद 3 बार जीते याग्निक। वो बात, और ये असेंबली का नतीजा आपने बीजेपी का देखा क्या हुआ 4 राज्यों में कांग्रेस का। सही बात है। नहीं, वो जीते हैं,
वो जीते हैं, पर पहले 5 साल तो ये जो बात हुई कि ना तो वो लोकायुक्त लाए या टेररिज्म, फिर अब लोकायुक्त, आरटीआई और 6 पेंडिंग बिल और उसके बाद उस पे मनरेगा पर चले जाएंगे। चलिए समझ गए प्रॉब्लम क्या है कि आप उसी रिकॉर्ड में फंसे। विकास के मुद्दे लेके नलिन कोहली 30 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क। नलिन कोहली थोड़ी भ्रामक है जी, हिपोक्रेसी छोड़कर विचारधारा की बात छोड़कर मुद्दे पर नलिन कोहली। कांग्रेस का पेट का दर्द क्यों नहीं होगा भाई? उनके कांग्रेस के तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक है ना। उनके पास एक सवाल पूछना चाहते हैं, प्रिय नेता है और ना ऐसा नेता जो नलिन एक सवाल बात कर सके। नलिन एक सवाल विनोद शर्मा पूछना चाहते हैं 30 सेकंड। अभी आपने मिशन 272 की बात की, आपका तात्पर्य यही है कि बीजेपी अपने दम पे 272 लाए, लेकिन पूर्णिया की रैली में जो चीज किसी भी अखबार में हाईलाइट नहीं हुई, नरेंद्र मोदी ने स्वयं ये कहा और इस बात को माना कि ये कोलिशंस का जमाना है। ये पहली बार उनका कोलिशंस की तरफ इशारा था, क्योंकि वो पूर्णिया से बोल रहे थे 30 सेकंड और पासवान से वहां पर अलायंस हुआ है और उसके खिलाफ बीजेपी में रोष है। इस पर जरा टिप्पणी करेंगे आप? 30 सेकंड, मेरे पास वक्त कम है, प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। नलिन कोहली 10 सेकंड में खत्म करूंगा। कोलिशंस का जमाना है। हमारे 272 इंडिविजुअली भी आने पर भी हम किसी अपने सहयोगी दल को नहीं त्यागेंगे। कोलिशन सरकार बनाएंगे। सीपीआई होंगे आप? चलिए, सहयोगी दल को नहीं त्यागेंगे ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि हर तरह के दागदार, हर तरह के अतीत जिनके बीजेपी के खिलाफ हो, हर तरह के दुश्मन, सबको गले लगाने को तैयार है बीजेपी, क्योंकि 272 प्लस का आंकड़ा चाहिए। और इसके लिए विचारधारा की बातें टेलीविजन पर करना अलग बात है, और जब रामकृपाल यादव, रामविलास पासवान और पुरंदेश्वरी और ऐसे लोग